प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था कि कॉलेज लेक्चरर हिंदी का पीडीएफ हम अपलोड कर रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग पिछली वीडियो में हो चुकी है। 55 प्रश्नों का जिक्र मैंने किया है। हमारे कुछ मित्र हैं जिनका अनुरोध है कि मैम इस पीडीएफ को, जो 150 प्रश्न हैं, आप सभी को डालने का प्रयास करें। तो मैंने कोशिश किया है। ये वीडियो लाने का मोटिव मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि ये है कि आपको प्रश्नों का लेवल देखना है कि किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से, यानी हमारा जो टॉपिक है, चाहे वो काव्य शास्त्र हो या साहित्य शास्त्र हो या फिर पाश्चात्य काव्य हो या फिर हमारी हिंदी गद्य की विधाएं हो या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हो, वहां से कैसे किस तरह के प्रश्न बनते हैं या फिर कथेतर गद्य के प्रश्न कैसे बनते हैं। तो उन प्रश्न को का लेवल देखना है। दूसरी चीज, आप अपना उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं कि मैम फला फला क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए या हो सकता है ना। चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। ये हमारे कुछ वरिष्ठ मित्र हैं, काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए, तो उनके द्वारा उत्तर चूज किया गया है। आयोग का अंतिम उत्तर सर्वमान्य होगा, उसे हमें मानना होगा। प्रश्न बनता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो जागो फिर एक बार और बादल रात। आगे फिर देख लेते हैं 57 नंबर प्रश्न। प्रश्न आता है कि अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, मुक्ति बोध की जो पंक्ति है किस ओर संकेत नहीं करती, मतलब पंक्ति में मुक्ति बोध का संकेत किस ओर नहीं है। तो यहाँ पर देखो, करेक्ट इस आंसर इसका कि कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, है ना। थोड़ा ध्यान से देखा करो, है ना। बड़े बड़े ही अच्छे बेहतरीन प्रश्न हैं। अब तक जितने पीडीएफ मैंने देखे हैं, चाहे वो किसी भी सेट, किसी भी स्टेट का, है ना, किसी भी राज्य का सेट एग्जाम हो या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, लेकिन राजस्थान कॉलेज लेक्चर का ये हिंदी का जो एग्जाम है ना, मुझे बहुत ही पसंद आया। ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे मित्रों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है कि कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण कथन है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है कि किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? तो जो करेक्ट आंसर है सोना मुन्नी सरोज। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता। ओह, क्या बात है। धन्या का कथन है, बड़ा सुंदर है। ये हमारी दृष्टि की पुस्तक में भी दिया गया है कि संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? तो धनिया का कथन है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि मालती बाहर से तितली है। ये भी बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, आपके यूजीसी नेट के लिए यहाँ से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न भले चेंज हो, प्रश्न का टाइप चेंज हो, लेकिन जो भावार्थ निकलते हैं, जो मतलब इन प्रश्नों से जितना ज्यादा आप सीख सकते हैं, सीखने का प्रयास करना। ठीक है, ये मत देखो कि बड़े सामान्य से प्रश्न है या इसका पीडीएफ आपके पास पड़ा है, ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, फिर भी आप क्लास को देखो, एक बार फास्ट करके देखो कि मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी, मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो मेहता की है। आगे हमारा अगला प्रश्न आता है। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है? तो क्या है? मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न फिर आता है कि त्याग पत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है? समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचना। यहाँ पर त्याग पत्र की बात कही गई। हो सकता है आपके नेट एग्जाम में हजारी प्रसाद की कोई द्विवेदी द्विवेदी की कोई उपन्यास की बात कही जाए इस तरह से, या फिर हमारे भक्ति चरण वर्मा है, इला चंद्र जोशी हैं, है ना, कोई और हमारे जो उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, इस तरह के प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पर एक बार अपनी दृष्टि आप अवश्य रखें। अगला प्रश्न आता है क्योंकि वह जिंदा है। जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? तो दास साहब का है। अगला प्रश्न फिर बनता है त्याग पत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है? तो पर दया भाव। ठीक है, पर दया भाव। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून बढ़ना प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति का। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि श्रद्धा भक्ति के निबंध के अनुसार सत्य कथन का हमें चयन करना है, असत्य कथन का हमें चयन करना है। श्रद्धा भक्ति निबंध, है ना, हम सभी जानते हैं आचार्य शुक्ल कृत है, इसका हमें असत्य कथन बताना है।
तो करेक्ट है कि श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है और प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जागता है। अगला हमारा प्रश्न बनता है, मन्नू भंडारी कृत महाभोज का हमें प्रकाशन वर्ष बताना है। तो करेक्ट आंसर है 1987 ईस्वी। फिर हमारा एक अलग प्रश्न आता है। प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत बताना है। तो रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना की अस्तित्व है। और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में ना लगा हुआ हो या नेट के पाठ्यक्रम से हट कर हो, इसलिए मैंने इस प्रश्न पत्र को लाया है। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। हाँ, अभी भी लाइक कर दो, सभी लोग लाइक कर दो, शेयर भी किया करें, है ना। मैंने अक्सर ही कहा है कि मेरा एक भी यदि वीडियो, है ना, किसी एक भी व्यक्ति के लिए लाभान्वित होता है तो मेरा यह प्रयास सार्थक है। अगला प्रश्न फिर आता है कि कफन कहानी के संबंध में हमें असंगत बताना है। तो करेक्ट है कि कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है कि राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी समय तक नहीं किया जहां तक बिंदी बिंदी डॉट डॉट है। कुबेरनाथ रॉय के निबंध राघव करुणो रसह के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो स्व अन्वेषण, है ना, स्व अन्वेषण वहां पर होना चाहिए जहां डॉट डॉट है। वीडियो को पॉज करके देख लिया करें, है ना, जिससे प्रश्न आता है ना, वीडियो को पॉज करके आप भी पढ़ लिया करें तो ज्यादा सही रहेगा। प्रश्न आता है कि अजय की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम क्या है। तो गैंग्रीन है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि उजाले की मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। तो पानी की भांति लचीलापन। अगला फिर हमारा प्रश्न बनता है कि टॉर्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरे तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है ना। तो लाल चींटियों के लिए, ठीक है, लाल चींटियों के लिए। अगला फिर हमारा प्रश्न बनता है कि पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन का हमें चयन करना है। तो स्वयं को पीड़ा में देखकर दूसरों को आलोकित करने का भाव। फिर आता है अगला प्रश्न बनता है कि राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी कब। छुश्योर ज्ञानपूर्ण गांव के देवालय में, है ना। बड़ा ही बेहतर नाम है। जब इसको आप पढ़ेंगे, ये तिब्बत की यात्रा राहुल सांकृत्यायन कृत, तो काफी अच्छा है। मतलब बड़ा है पर जब पढ़ेंगे, बीच बीच में मैंने काफी छोट छोट के पढ़ा था इसको, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये यात्रा वृतांत। अगला है नडू रवे गांव में भूटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण क्या था, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा खा नंबर। पढ़ लेना यार, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि आज मैं 150 प्रश्न कर ही दूं। मेरी तिब्बत यात्रा में उन दो के ब्राह्मण पुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृतांत में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है इसमें। देखो यहाँ पर आंसर चूज किया नहीं गया है। शामिल जो नहीं है उसका मैं मेरा अनुभव बताना चाहूंगी कि 3 नंबर करेक्ट है कि यहाँ जानवरों के लिए तैर कर पार होना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा, मेरे ख्याल से ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर कोई आंसर चूज किया नहीं है। हो सकता है आयोग का फाइनल आंसर का इंतजार कर रही हूँ। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप के संबंध में नहीं है ना। हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप के संबंध में नहीं है। तो पेचासी अपभ्रंश। फिर अगला प्रश्न आता है ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है। जादू बाटी, डांगी, सिपाही, सिकरवाड़ी। अच्छा, थोड़ा सा माफ करना, इस प्रश्न को मैंने देखा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, इसका मैं राइट आंसर बताना चाहूंगी। इस प्रश्न का मैं क्विज डाल दूंगी, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका मैं क्विज डाल दूंगी। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी जैसे एग्जाम के 10 दिन बचते हैं अभी। हमारा जैसे ही विषयवार आ जाता है, क्या विषयवार आ जाएगा टाइम टेबल, तो टेलीग्राम पर बहुत अच्छी क्विज होने वाले, भयंकर के क्विज होने वाले हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। इसमें भी मैं पढ़ी हूँ, मेरे दृष्टि की पुस्तक में है इसका आंसर। इसको मैं चूज करके बताऊंगी, ठीक है। मैं भी कोई तुक्का उक्का नहीं मार रही हूँ फ्रेंड्स। या मैं टेलीग्राम पर भी दूंगी और कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पर भी डालूंगी। अगला प्रश्न आता है भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन का हमें चयन करना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि आदिकाल के हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है संयुक्त स्वर ए का प्रयोग, ठीक है, हमारा करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट है। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है, ठीक है। आगे फिर देख लेते हैं पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो। फिर अगला प्रश्न आता है कि उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है मेवाती, है ना। उत्तरी पूर्वी की बात कर रहे हैं भला। अब आप कहोगे मारवाड़ी भी तो है, हड़ौती भी है, रुड़ाड़ी भी, ऐसे मत सोच लेना। उत्तरी पूर्वी जो प्रश्न का है उसी पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
अगला प्रश्न आता है कि इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। करेक्ट है 1 नंबर चंदायन। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? उज्जैन। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा बोली है, यानी कौन सी है? तो गुजराती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 42 में। मैंने क्लास को प्रारंभ करने से पहले कहा है, पिछली वीडियो में भी कहा था कि कोई भी एग्जाम आप दे लो, है ना, 60% है जो कि नए प्रश्न आते हैं, ठीक है, 60% नए प्रश्न आते हैं। 10% प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हूबहू उतारे जाते हैं, 10% ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। बचते हैं 30%, तो वो भी पी वाई क्यू के आधार पर ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें फेरबदल होता है ना। तो इन सामान्य कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ही सामान्य है, यानी 25 प्रश्न ऐसे हैं जो कि सामान्य है, सबको इसका जवाब आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न को देखते ही जवाब आ जा रहा है। अगला आता है कि ढूंढाड़ी बोली को किस नाम से भी जाना जाता है ना, किस नाम से? अहिरवाटी बोली के नाम से। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृति रूप से में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है, तो कौन सा है वो? लाना, ठीक है, ला हमारा करेक्ट आंसर है। फिर हमारा एक अगला प्रश्न आता है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, कहाँ? कठिन संधियों से बचने के लिए। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी का मानक रूप किस बोली से के सर्वाधिक निकट है? तो खड़ी बोली की। अच्छा, इसको देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सभी है, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन इसको देख लेना, कुछ है जो कि हमारे नेट के एग्जाम के पर आने के चांस रहते हैं, कुछ इस टाइप के प्रश्न, तो इसको देख लेना। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का हमें चयन करना है, तो हमारा करेक्ट आंसर है बुढ़ा। अगला फिर हमारा प्रश्न बनता है किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है? करेक्ट आंसर हमारा 3 नंबर है। आप देख लेना वीडियो पॉज करके, मैं चाहती हूँ कि फास्ट करें, हम कम टाइम में ज्यादा सीख के जाएं। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है? तो हमारा 3 करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है? करेक्ट आंसर हमारा 1 है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। अगला फिर हमारा प्रश्न बनता है, प्रश्न आता है कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? है ना, तो करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर करेक्ट है। देख लेना फ्रेंड्स वीडियो पॉज करके। प्रश्न आता है वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है, ठीक है, अनुपयुक्त है और उपयुक्त, ठीक है, कौन सा उपयुक्त नहीं है, यानी जो अनुपयुक्त है। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो संदेह सूचक। फिर हमारा प्रश्न बनता है किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? वार्तालाप, चंद्रोदय, देवर्षि। फिर अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न आता है कि अशुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ज्योत्सना अशुद्ध नहीं, यानी शुद्ध शब्द है। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है, अच्छा देखो, इस तरह के प्रश्नों में मिस्टेक बहुत होती है, कभी कभी है या नहीं है में हम बहुत मिस्टेक करते हैं, मुझसे भी हुई है ऐसा ऐसा, तो ये बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा। प्रश्न आता है शुद्ध वाक्य नहीं है ना, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, है ना, ये शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न बनता है कि अशुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा अशुद्ध नहीं है? तो जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, ठीक है, ये अशुद्ध नहीं है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। सार्वनामिक विशेषण वाक्य हैं, कौन से हैं? इतने गुणज और रसिक लोग एकत्र हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है ना, ऐसे प्रश्न काफी ज्यादा सुपर टेट या टेट में पूछे जाते हैं, या यूपी टीजीटी पीजीटी में ऐसे प्रश्न ज्यादातर बनते हैं, तो देख लीजिएगा, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वही प्रश्नों का लेवल देख लेना। प्रश्न आता है किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो करेक्ट आंसर है छत्र छाया, कवयित्री, कुमुदनी। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न आता है समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है? यहाँ हमारा 3 नंबर करेक्ट है, आप देख लेना वीडियो पॉज करके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आता है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य में ना, कई बार पूछा जा चुका है, बड़ा फेमस है, आचार्य जगन्नाथ जी का है। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि अंतःकरण की वृत्तियों का, वाह क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आचार्य शुक्ल, देख लेना, है ना, जो चीजें हम लोग आ रही हैं उस समय नहीं चाहती कि ज्यादा हम टाइम दे। फिर अगला प्रश्न आता है कि किस विकल्प में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? जो करेक्ट आंसर है हमारा नौकर बीमार रहा। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है
कि भट्ट तौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या क्या है ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, हमने सबने पढ़ा है। ठीक है, मैं प्रश्न को दिखाती चली जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं किसी कारणवश टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग टेलीग्राम पर हैं ऑलरेडी उनके पास ये पीडीएफ होगी, लेकिन जिनके पास नहीं है ये क्लास उन तक पहुंच जाएगी और उनको बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यदि वो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, है ना? आचार्य काव्य प्रयोजन में सुमेलित नहीं है, तो हमारा 2 नंबर करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो समाधि। ठीक है, समाधि काव्य हेतु, व्युत्पत्ति अभ्यास प्रेरणा, हाँ समाधि काव्य हेतु नहीं है। आगे फिर देख लेते हैं यार, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, व्युत्पत्ति अभ्यास समाधि प्रेरणा, चलो ठीक है, थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, बाकी मैं जाना चाहूंगी इसी आंसर के साथ, मैं थोड़ा थोड़ा डाउट में हूँ। चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ क्या है। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोत यह काव्यम, बिंदी बिंदी कहकर किस आचार्य के काव्य लेखन को चुनौती दी है? तो मंबट हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, फिर हमारा बनता है कि जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्दीपक प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है? क्षेमेंद्र का। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सर्वमान्य सामान्य धर्म की होती है जिसके साक्षात्कार से ये सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय होता, वह थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का। ठीक है, मैंने वीडियो प्रारंभ करने से पहले कहा है कि आप अपना फाइनल उत्तर चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना? तो देख लेना, यदि कहीं आपको लगता है कि ये उत्तर नहीं होना चाहिए जिन मित्रों ने लगाया है, जब आयोग का उत्तर आएगा तो मैं इस पीडीएफ के साथ आप अटैच करके फिर से मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर ग्रुप से सेंड करूंगी। प्रश्न आता है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंदर में अटाए नहीं अट सकता था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य के संबंध में अवधारणा है किसकी? तो आचार्य शुक्ल की। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है, प्रश्न आता है कि भट्ट तौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या, है ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ दिख रहा है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन सही नहीं है, तो देख लेना यहाँ पे, देखो ये फिर यहाँ पे है। आगे फिर देख लेना प्रश्न, अच्छा यार यही है, ये तो वही वाला था। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं रस ध्वनि किसे कहा गया है? ठीक है, रस ध्वनि किसे कहा गया है? तो करेक्ट आंसर देख लेना असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। ठीक है, यहाँ पर देख लेना असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। अगला प्रश्न आता है कि वाच्यार्थ की व्यंजना एवं उसका व्यंगनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो मैंने खुद भी इस आंसर को देखा था, मुझे कहीं भी इसका राइट आंसर मिला नहीं है। ठीक है, मुझे इसका कहीं राइट आंसर मिला नहीं था, मेरे पास 2 ही पुस्तकें हैं, ढंग की 2 ही पुस्तकें हैं। ठीक है, उन पुस्तकों में इसका जिक्र नहीं है, यदि मुझे मिलता है तो मैं कहीं कहीं आपको भेजने का प्रयास करूंगी आपके पास इसका सटीक उत्तर। प्रश्न है, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत रखा है? तो प्रकरण वक्रता। अगला प्रश्न फिर बनता है कि अभिनवगुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त है, वो हमारा 1 नंबर करेक्ट है। साधारणीकरण व्यंजना के विभाजन विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है, प्रश्न आता है कि अलंकार के संबंध में असंगत हमें बताना है, असंगत कथन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर। देख लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना, है ना? आप लोग देख लेना, मैं चाहती हूँ मैं फास्ट करूँ और वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो, कम टाइम में हम बहुत कुछ सीख लें। अगला प्रश्न फिर बनता है कि सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर में अलंकार बताना है, स्टेशन अलंकार। फिर प्रश्न आता है कि कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित करते हैं, परिगणित नहीं करते, वो कुंतक हैं। आगे फिर एक प्रश्न बनता है कि पाई महावर दैन को नाइन बैठी है ना? बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भ्रांतिमान करेक्ट है। अगला प्रश्न बनता है कि शून्य भीत पर चित्र। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न सभी हमारे नेट के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। विभावना करेक्ट आंसर है। वीडियो पॉज करके रीड कर लेना, है ना? कोई डाउट हो तो वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। वर्ण सगाई के संबंध में कथन असत्य है, कौन सा असत्य है? तो चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणांत शब्द के अंत में भी संभव। आगे फिर हमारा एक प्रश्न बनता है कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वह अलंकार कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लेना फ्रेंड्स, नेट वाले सभी मित्र अलंकार को जरूर पढ़ लेना। आगे प्रश्न बनता है कि नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृत प्रबुद्ध लगी होने, देख लेना। जलत लहरियों की अगड़ाई बार बार जाती सोने, अलंकार है तो कौन सा? मानवीकरण। फिर एक प्रश्न आता है
कि दोहा छंद के का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये देखो 3 नंबर करेक्ट है। हिम्मत किम्मत होय बिन हिम्मत किम्मत नहीं, अरे न ना आदर करे न आदर कोई, रद कागज जीव राज्य। ठीक है, देख लेना, आप भी देख लेना कि दोहा छंद का उदाहरण नहीं है ना, थोड़ा सा उपाय मिलान कर लेना। एक सूत्र है, या माता राजभान सलगा, बहुत याद है मुझे, ये छठवीं आठवीं आठवीं पढ़ा था मैंने। तो मतलब अभी कोई रख दिया जाए और बताया जाए कि मात्राओं का चयन कर लें, किस छंद में कौन सा मात्रा है, तो काफी पारंगत रही हूँ मैं इसके लिए। अपनी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ, है ना, बता रही हूँ कि ये चीजें मतलब काफी चीजें याद हैं, बहुत पुरानी चीजें हैं। दिगत उर्व अति गुरबी, सर्व सभ्य समुद्र सार, ब्याल बधिर तेहि काल, बिकर दिगपाल चराचर, दिग्यंद लरखरत परत दस कंध मुख पर सुर विहान, हिम भानु भानु संगठित पर सर, है ना। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना फ्रेंड्स, पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, है ना। हम देखते हैं कि किस छंद में निबद्ध है ना, किस छंद में है निबद्ध है, तो कुंडलिया छंद में, है ना। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है, तो यह विषम मात्रिक छंद है। आगे फिर देख लेते हैं, मात्रिक समछंद नहीं है, तो उल्लाला। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है, प्रश्न आता है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखो ये वाला प्रश्न, ये वाला एग्जाम्पल ही हमारे पास कॉपी में लिखा हुआ, इसको देख लेना। संसार की समरस त्रयी में धीरता धारण करो, चलते हुए ने जी इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, बलवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो, है ना। बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका देखो, ये मेरे पास लिखा हुआ है गीतिका, गीतिका छंद का उदाहरण है, ठीक है। थोड़ा सा डाउट में हूँ, लेकिन गीतिका के साथ जाने का प्रयास करूंगी। गीतिका या हरि गीतिका, मेरे ख्याल से ही, मैं देख लूंगी मेरी कॉपी में मैंने इसको, इस एग्जाम्पल को लिखा हुआ है ना। रिवीजन न करने पर मुझे भी काफी भूलते रहते हैं, भूलते रहते हैं, तो रिवीजन ना करूँ तो प्रश्न आता है कि मंदाक्रांता का छंद का गण क्रम है ना। ये करेक्ट है, मैंने अभी कहा था, यमाता राजहंसल का। आगे आया है, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, ये भी मेरे पास लिखा हुआ है। अब देखते हैं इनमें का क्या सही जवाब है। ये गीतिका कर रहे हैं, मैं देख लेती हूँ, देख कर इसका इन प्रश्नों का आंसर दूंगी, ठीक है। 137 का, है ना, 137 और 135, ठीक है, दोनों का करेक्ट आंसर ग्रुप में सेंड करूंगी, ठीक है। जो ग्रुप में है वहां देख लेना। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन का हमें चयन करना है। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं, ठीक है। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। निष्ठ आता है, प्लेटो ने नहीं माना है, क्या नहीं माना है? कलाओं में आदर्श की न्याय सौंदर्य व सत्य प्रतिष्ठा की बात। आगे फिर एक प्रश्न आता है हमारे पास, प्रश्न बनता है कि प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचारो, उठो भुवन में, देख लेना। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? तो द्रुत विलंबित छंद। आगे फिर एक प्रश्न आता है हमारे पास, प्रश्न बनता है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन बताना है। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर है, कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है, ठीक है। आगे प्रश्न बनता है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं 6। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि प्लेटो के विचारों में बेमेल है, कौन सा बेमेल है? तो 4 नंबर बेमेल है, देख लेना फ्रेंड्स, इसको पढ़ लेना कि अमूर्त ज्ञान रूप व धारण प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता। अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत का चयन करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा है, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पेज ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। तो यहाँ पर हमारा लोनजाइनस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न फिर आता है कि त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? तो भाषा परिष्कार, दृश्य विधान व कथानक अनुकरण के विषय है। अगला प्रश्न फिर हमारा आता है, अगला प्रश्न फिर हमारा आता है कि लोनजाइनस की उदांत संबंधी मान्यता अनुसार असंगत का चयन करना है, विषय साधन नहीं है, साध्य है। फिर प्रश्न आता है, क्रोंचे की मान्यता नहीं है, कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। फिर प्रश्न आता है, क्रोंचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है, कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव। फिर हमारा अंतिम प्रश्न है, लोनजाइनस के उदांत के स्रोत में सम्मिलित नहीं है, तो अत्यधिक आडंबर, ठीक है। ये 55 यानी 56 से लेकर के 150 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और ऐसी वीडियो पर आपको सीखना बहुत है, फिर प्रश्नों का लेवल जरूर सीखा करें कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए जल्दी नेक्स्ट मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।